हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संकरण का प्रभाव। ठीक है, संकरण का प्रभाव हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। किस किस में, देखो हम लोगों ने बंध गुणधर्मों पर संकरण का प्रभाव पढ़ रहे थे। बंध गुणधर्म जैसे कि मैं आप लोगों को विलयनात्मकता पर संकरण का प्रभाव समझा दिया हूँ। दूसरा, मैंने आप लोगों को अम्लीयता पर प्रभाव समझा दिया था कि किस प्रकार से एथेन, एथीन और एथाइन में कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण रखेगा, ये बता दिया था। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बंध लंबाई पर, ठीक है, बंध लंबाई पर एथेन, एथीन और एथाइन की बंध लंबाइयों पर किस प्रकार से संकरण का प्रभाव पड़ता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे टॉपिक, यानी कि आज मैं चौथा पढ़ाऊंगा, क्योंकि तीन तो मैंने बता दिया हूँ। चौथा ये है बंध ऊर्जा या बंध शक्ति पर संकरण का प्रभाव। ठीक है, इसके बाद मैं पांचों पढ़ाऊंगा, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बंध ऊर्जा की जानकारी होनी चाहिए। बंध ऊर्जा क्या होता है? ठीक है, देखो वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी बंध को, जो किसी सहसुजी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी सहसुजी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। बंध को जब तोड़ते हो तो आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, और जिस ऊर्जा पर ये क्या हो जाए, बंध जो है टूट जाए, जैसे कार्बन कार्बन का बंध टूट जाए, फिर कार्बन हाइड्रोजन का बंध टूट जाए, तो उसको उस बंध की क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा कहते हैं। इसे बंध वियोजन ऊर्जा भी आप कह सकते हो। मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया हूँ, आप जाकर इसको नोट कर सकते हैं। फिर मैं आपको संकरण का इस एथेन, एथाइन में किस हाइड्रोकार्बन में क्या होने वाली है, बंध ऊर्जा ज्यादा होने वाली है, वो संकरण के आधार पर आपको समझाने वाला हूँ कैसे संकरण क्या करती है, बंध ऊर्जा को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बंध शक्ति भी लिखा हुआ है, क्योंकि जिसकी भी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी बंध शक्ति जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, और इसकी बंध ऊर्जा कम होगी, कम ऊर्जा में टूट जा रहा है, उसकी बंध शक्ति जाहिर सी बात है क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं बंध ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बंध ऊर्जा का मान लिख दिया है, प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के लिए एथेन के लिख दिया है, एथीन के लिख दिया है, एथाइन के लिख दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये वैल्यू कितना, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। 406.7 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, किलो जूल प्रति मोल से हम लोग बंध ऊर्जा को मापन करते हैं। ठीक है, इसका मान जो है, इसमें जो बंध ऊर्जा है, यहाँ पे इसी के बंध मान लो है ना, इसको बंध ऊर्जा जो है वो क्या है, 428 किलो जूल प्रति मोल है। ठीक है, यहाँ पे इस बंध को तोड़ने के लिए, दो बंध को तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि ये द्विबंध है। ठीक है, तो 428 किलो जूल प्रति मोल जो कि इससे थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। और यहाँ पे ट्रिपल बंध आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसको तोड़ने के लिए और भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे इसके जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 435 किलो जूल प्रति मोल बताए हुए हैं। ये जो है प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा आपको मिलती है एथाइन में, जो कि 435 किलो जूल प्रति मोल होता है। देखो इसका रीजन तो मैं आपको संकरण से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बिना संकरण से आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है। ट्रिपल बंध का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसको अच्छे से बांध के रखा होगा, कार्बन कार्बन को बहुत अच्छे से बांध के रखा होगा। तो अगर ये अच्छे से बांध के रखा हो तो इधर भी अच्छे से बंधाया होगा, अच्छे से उसको पकड़ के रखा होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बंध को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ठीक है, यानी इसे बंध शक्ति थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसकी बंध ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन देखो यहाँ पे एथेन में चूंकि एकल बंध ही है, एकल बंध है, एक बंध को तोड़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कम ऊर्जा में ही क्या हो जाएगा, बंध का वियोजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कारण बताया मैंने आप लोगों को किसके आधार पर, बंधों के आधार पर। लेकिन आपको बताना है भैया संकरण के आधार पर कि संकरण से कैसे प्रभाव पड़ा कि यहाँ पे बंध ऊर्जा जो है ज्यादा निकल के आई है। ठीक है, तो देखो संकरण का प्रभाव ये है कि हम लोग जानते हैं कि ये एथाइन में दोनों कार्बन पर क्या होते हैं, sp संकरण होता है। ठीक है, इस एथीन में दोनों कार्बन पर sp2 संकरण होता है, और ये एथेन में दोनों कार्बन पर sp3 संकरण होता है। ठीक है, अब मैंने भाई बताया था आप लोगों को कि sp संकरण वाले में s प्रकृति जो होती है वो 50% होती है। ठीक है, इसमें जो s प्रकृति होती है वो 33.33% होती है। ठीक है, और इसमें sp3 संकरण वाले इसमें कितनी होती है, s प्रकृति कितनी होती है, s प्रकृति होती है वो 25% होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको s प्रकृति के आधार पर बहुत कुछ नॉलेज दिया था। तो यहाँ पे इस प्रकृति को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि एथाइन में प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होता है, जिसकी वजह से s प्रकृति उसकी ज्यादा होती है। देखो बाकी से ज्यादा है, जो s प्रकृति ज्यादा होता है तो नाभिक के पास होता है। ठीक है, क्योंकि s जो है वो, s कक्षक जो है वो नाभिक के सबसे करीब होता है, बाकी p कक्षक, d कक्षक, f कक्षक जो है वो दूर होते हैं। ठीक है, तो s प्रकृति ज्यादा होने की वजह से वो नाभिक के पास भी है, ज्यादा वाला हिस्सा है, इसलिए क्या कर लेगा, ये नाभिक से क्या हो जाएगा, ज्यादा आकर्षण बल से बना होगा, यानी एकदम अच्छे से जुड़ा होगा वो। और जितने ज्यादा अच्छे से जुड़ा होगा उतनी उसकी बंध की प्रबलता उतनी ज्यादा होगी, बंध की शक्ति क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और बंध की शक्ति अगर ज्यादा है तो बंध को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि एथाइन जो है उसमें बंध ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा होती है एथेन से। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसमें
जिसमें आप कारण को बता सकते हो। ठीक है, तो ये आप लिख लेना इसको। ठीक है, मैंने जो बोला उसको। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा टॉपिक लेके आता हूँ और पांचवा जो प्रभाव होने वाला है वो बंद कोण पर प्रभाव देखने वाले हैं, किसका? संकरण का। ठीक है, तो बंद कोण पर संकरण का प्रभाव, बंद कोण पर संकरण का प्रभाव, बंद कोण पर संकरण का प्रभाव। इस प्रकार से बंद कोण जो है वो कम ज्यादा होता है संकरण के कारण, संकरण का प्रभाव। तो सबसे पहले आपको बंद कोण का नॉलेज होना चाहिए। बंद कोण किसे कहते हैं? ठीक है, किसी अणु में किन्हीं दो सहसंयोजी, किसी अणु में किसी दो सहसंयोजी बंधों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? बंद कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे एक बंद कोण, यहाँ पे एक बंद कोण, फिर यहाँ पे आपको एक बंद कोण, यहाँ पे एक बंद कोण, कई बंद कोण यहाँ पे बन पा रहे हैं, ऐसे बंद कोण, कई बंद कोण यहाँ पे बन के हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बंद कोण दिखाई दे रहा होगा। तो देखो किन्हीं कोई भी दो बंद पकड़ रहा हूँ, कोई भी दो बंद पकड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार के कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं? बंद कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण बनाने के लिए आपको दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से आप दिमाग लगा पाते हो कि दो रेखाओं मतलब यहाँ पे दो बंदों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी सहसंयोजी अणु में किन्हीं दो सहसंयोजी बंधों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? उस बंद की बंद कोण कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले से आपको नॉलेज में बता देता हूँ कि हम जानते हैं एथेन, इथीन, एथाइन में क्रमशः sp3, sp2 और sp संकरण पाए जाने की वजह से इसमें जो बंद कोण होता है sp3 संकरण वाले में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एथीन में sp2 संकरण होने की वजह से इसमें जो संकरण होता है 120 डिग्री का होता है। इसमें जो बंद कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। एथाइन में जो बंद कोण निकल के आती है वो चूंकि रेखी होने की वजह से इसका जो बंद कोण होता है रेखी में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको इसको देख करके एनालाइज कर पा रहे होंगे कि बंद कोण जो है वो sp संकरण वाले एथाइन में क्या होते हैं? ज्यादा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसका मतलब एथाइन में बंद कोण ज्यादा क्यों है? इसका रीजन आप क्या बता सकते हैं? इसकी आकृति, इसकी आकृति क्या है? रेखी है। रेखी आकृति में बंद कोण सबसे ज्यादा ही बनती है। ठीक है, ये बात है। लेकिन आपको कारण जो बताना है वो मेन है संकरण। संकरण से कैसे पता चलेगा कि आपको इसका बंद कोण ज्यादा आने वाला है? ठीक है, देखो संकरण का मतलब होता है कि आपको ये देखना पड़ता है, इस प्रकृति को देखना पड़ता है। मैंने अभी जस्ट इसके पहले आपको बता दिया था कि यहाँ पे कार्बन पर sp संकरण पाया जाने की वजह से इस प्रकृति जो है इन दोनों की तुलना में, एथीन और एथाइन में कार्बन की तुलना में क्या होता है? ज्यादा इस प्रकृति होता है। इस प्रकृति ज्यादा होता है तो नाभिक के पास होने से आकर्षण उतना बहुत अच्छे से बनता है। आकर्षण होने की वजह से इसका जो बंद कोण है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक, बंद कोण क्या हो जाता है? इसलिए बोल सकते हो कि इस एथाइन में प्रत्येक कार्बन पर sp संकरण होने की वजह से उसकी इस प्रकृति ज्यादा होगी। इस प्रकृति अगर ज्यादा होगी तो उसमें उसका बंद कोण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? एथेन और एथेन के तुलना में। और आप ऐसे देख करके एनालाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, रेखीय आकृति के हिसाब से। बाकी संकरण जो होता है, संकरण से आप ये बता सकते हैं कि इसकी ज्यामिति क्या होने वाली है? रेखीय होने वाली है। और इसी प्रकार से रेखीय ज्यामिति वाले की जो बंद कोण होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। इसलिए बंद कोण का जो क्रम निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार का निकल के आएगा। ठीक है, किसमें? एथेन, एथीन और एथाइन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। ठीक है, आपको नॉलेज के लिए एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ये एक बात और ध्यान देना, जैसे कि आपको बंद कोण ज्ञात करना है। अगर आपको बंद कोण ज्ञात करना है कार्बन पर, ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन पर केवल 3 प्रकार के संकरण ही मिल सकते हैं, sp, sp2, sp3। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, आपको कार्बन पर केवल 3 संकरण मिलेंगे, sp, sp2, sp3। ठीक है, आपको पूरे अच्छे से याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो अगर आपको बंद कोण ज्ञात करना है तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, cos थीटा बराबर p प्रकृति -1 बटे p प्रकृति। आपको p प्रकृति को लेकर के आप उसके बंद कोण की गणना कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा नोट्स बना हुआ है, इसमें मैंने कैसे कैलकुलेट किया है पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक निकाल के बता देता हूँ, sp संकरण। sp संकरण में हम जानते हैं p प्रकृति जो होती है वो 50% होती है। 50% s प्रकृति होती है और 50% p प्रकृति होती है। ठीक है, तो 50% को आप पहले प्रतिशत को हटाओगे। प्रतिशत को ऐसे हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे, कटा देंगे, 0.5 आएगा इसको। ठीक है, 5/10 को हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, p प्रकृति मेरे को मिल गई है बिना प्रतिशत वाली। बिना प्रतिशत वाली आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैं रख दिया 0.5 -1 दिख रहा है 0.5। 0.5 में एक घटाओगे, उल्टा घटा रहा हूँ। एक में 0.5 घटाओगे 0.5 ही आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस है। नीचे में 0.5 चल रहा है इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, और इसको कटाओगे तो -1 आएगा। cos थीटा का मान जो है वो -1 आने वाला है। ठीक है, अब आपको -1 जो होता है वो cos के 180 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे -1 होता है, और इधर भी cos इधर चल रहा है। तो तुलना करके देखोगे थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री निकलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, देख लिया कि यहाँ पे sp संकरण वाले जो बंद कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री का होता है। इसी प्रकार मैंने p प्रकृति के लिए भी निकाला है, और
ये सॉरी sp2 संकरण के लिए भी निकाला है, sp3 संकरण के लिए निकाला है। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे निकाल के दिया था, यहाँ पे sp2 संकरण के लिए जो बंद कोण निकल के आता है 120 डिग्री निकल के आता है, और sp3 संकरण के लिए बंद कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का निकल के आता है। तो इस प्रकार से संकरण जो है धीरे धीरे बढ़ने की वजह से क्या होता है, बंद कोण का मान क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया है, आप भी अपना प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, जिसमें प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव और अति संयुग्मन को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही काम का है। वो टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।